मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आज आपके लिए एक निबंध कुछ बच्चों के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहित्य समाज का दर्पण है। देखें, बहुत पहले 2-3 निबंध मैंने प्रस्तुत किए थे और उसमें कहा था कि परीक्षा के हिसाब से निबंधों की शब्द सीमा अलग अलग होती है। वैसे तो आप लेख लिखते हैं, कहाँ निबंध जाता है, इसकी शैली को लेकर के भी लोगों में मतभेद है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कुछ इसी प्रकार से निबंध लिखा करें। पहले शीर्षक डालें, फिर उसका ब्लूप्रिंट जिसे रूपरेखा कहते हैं, रूपरेखा प्रस्तुत करें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शीर्षक के उपशीर्षक के रूप में अंकित करें और इसके बाद एक लाइन खींच दें और उसके बाद क्रमशः उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उस निबंध का विकास कर लें। सामान्यतः 700-750 शब्दों का निबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में 300, कुछ में इससे ज़्यादा शब्दों का निबंध पूछा जाता है। और आप कोशिश करें कि कुछ ज़्यादा शब्दों को लेकर के निबंध लिखने की आदत डालें। इससे आपको एक लाभ होगा कि अगर कुछ बिंदु छूट भी गए, वाक्य भूल भी आप गए, तो भी शब्द सीमा को आप पूरा कर लेंगे। तो ये निबंध लगभग 1000 शब्दों के आसपास का है। तो चलिए चर्चा करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। इसकी रूपरेखा हाशिए पे बनाते पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें बिंदु आएंगे प्रस्तावना, माने हम बताएंगे कि साहित्य और समाज का क्या संबंध है, साहित्य का आशय, साहित्य का मूल अर्थ क्या है, उससे जुड़े संदर्भ क्या हैं। तीसरा, साहित्य और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, विस्तार से बताएंगे विद्वानों की राय लेकर के। अगला, साहित्य की सामाजिक उपादेयता, क्योंकि वो समाज का दर्पण पूछा गया है, तो क्या वास्तव में उपादेय है। और अंतिम, उपसंहार। देखिए, इस ब्लूप्रिंट के बाद एक विभाजक रेखा खींचते हैं और यहाँ से फिर निबंध शुरू करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि अगर आप रूपरेखा सही लिख ले जाते हैं तो एग्जामिनर जो होता है उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि आपने निबंध अच्छा लिखा होगा, और उसी आधार पर फिर वो मार्किंग का मूड बना लेता है। तो चलिए देखिए, साहित्य समाज का दर्पण पहला हमने बनाया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम साहित्य और समाज को एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो देखें, सामान्य दृष्टि मूल्यांकन करने पर संसार के विविध प्राणियों के मध्य मनुष्य बहुत ही निरीह प्राणी माना जा सकता है। उसकी प्रवृत्तियाँ अन्य जीव जंतुओं के अनुरूप होती है। काम, वासना, क्षुधा या पिपासा, सुख, दुख, हर्ष, विषाद या क्रोध उसे न केवल पशुओं की भांति सताते हैं, बल्कि उनकी तृप्ति में वो कभी कभी पशुता को भी मात दे देता है। फिर भी पशु ही रह गए और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था से निकलकर प्रगति के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर हो आज सृष्टि का सूत्रधार बन बैठा है। आखिर क्यों? एकाकी मिलने पर पल भर में उसका काम तमाम कर देने वाले वनराज, या मात्र एक पाँव के भार से उसकी लुब्धि बना देने की सामर्थ्य रखने वाले गजराज, यदि आज उसके इशारों पर दुम हिलाया करते हैं तो मात्र इस कारण से कि मनुष्य ने अपनी बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग समस्त प्राणी जगत में सर्वाधिक किया है। परंतु उपलब्धियों के शीर्ष पर आरूढ़ हो वह पाषाण हृदय न बन जाए, इस चिंता से भी वह निरंतर घिरा रहा है। फलतः उसने बौद्धिकता के साथ साथ भाव तत्व को भी सरस और सबल बनाकर दोनों में समन्वय स्थापित करने का यत्न किया। साहित्य का सृजन इसी प्रयास का सुफल माना जा सकता है। तो ये एक भूमिका का बिंदु बना कि साहित्य ने मनुष्य को कहीं न कहीं संवेदनशील बनाया है और पशुता से अलग रखने का प्रयास किया है। साहित्य के अंतर्गत मनुष्य का चिंतन यथार्थ से जुड़कर आदर्श तक की यात्रा किया करता है। इस यात्रा में मनुष्य की समकालीन कल्पनाएं, शाश्वत भावनाएं, विविध सुकृत्य एवं दुष्कृत्य तथा उसके मूल्यांकन दर्ज होते हैं। यही कारण है कि बीते समय की जिन धड़कनों को पहचान पाने में इतिहास स्वयं को समर्थ महसूस करता है, साहित्य उसे सहज ही अभिव्यक्त कर दिया करता है। अतः यह उक्ति
सर्वथा मान्य बन गई है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में समाज के गूंगे इतिहास का मुखर सहोदर होता है। अर्थात साहित्य जो है, जहाँ इतिहास चुप होता है वहाँ भी उसे अभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है। नंबर 2, साहित्य का आशय। साहित्य शब्द में निहित अर्थ की व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। प्रथम के अनुसार शब्दार्थ सहितो साहित्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहित रचना साहित्य होती है। जबकि दूसरे के अनुसार साहित्यस्य भाव साहित्यम, अर्थात हित के भाव से युक्त रचना साहित्य है। प्रथम व्याख्या के अनुसार यदि देखा जाए तो संपूर्ण लिखित रचनाएं साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं, जबकि यथार्थ में साहित्य शब्द एक विशेष प्रकार की रचना के लिए रूढ़ हो चुका है। आप जानते हैं कि संपूर्ण जो रचना उसको वाङ्मय बोला जाता है, ठीक है। इसे पूर्व में काव्य कहा जाता था, लेकिन काव्य शब्द अब अर्थ संकोच के कारण साहित्य का एक भाग बनकर रह गया है। वही गद्यम च पद्यम च, जो गद्य है और जो पद्य है वो साहित्य है। इस प्रकार साहित्य के 2 विभाग कर दिए गए हैं शिल्प की दृष्टि से। साहित्य मूलतः जीव मात्र के हित चिंतन से संबद्ध रचना है। प्रायः माना जाता है कि इसका सृजन स्वांतः सुखाय किया जाता है, परंतु यथार्थ में साहित्य का चिंतन व्यष्टिगत के साथ समष्टिगत भी होता है। यद्यपि साहित्य प्रायः अपने स्व को केंद्र में रखकर साहित्यकार प्रायः अपने स्व को केंद्र में रखकर साहित्य लिखता है। तुलसीदास ने ये तो कहा ना, तुलसी रघुनाथ गाता है स्वांतः सुखाय, परंतु उसका यह स्व व्यष्टि के सुख दुख से अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए साहित्य के हित चिंतन का फलक बहुत ही व्यापक होता है। देश जाति या समाज की सीमा को तोड़कर वह न केवल विश्व बंधुत्व की बात करता है, बल्कि कभी कभी जीव मात्र की समता की बात भी करने लगता है। भारती मनीषा ने ऐसे ही सदा सही एवं संवेदनशील दृष्टिकोण को साहित्य की कसौटी के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि तुलसी भले ही यह घोषणा कर देते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोती, परंतु उनका यह भी मानना रहा है कि कीरति भनति भूति बल सोई सुरसरी सम सब कहीं तो होई। उनका यह दृष्टिकोण सैद्धांतिक कम व्यावहारिक अधिक रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है और इसे काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था कहा है। उक्त संदर्भ असंगत नहीं, क्योंकि साहित्य में अपार शक्ति होती है। तुलसी कृत रामचरितमानस इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिसने न केवल अपने समय की भटकती हुई हिंदू जनता का पथ प्रदर्शन कर भरपूर सम्मान अर्जित किया, बल्कि वह आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। बिहारी दास ने अपने एक विख्यात दोहे के माध्यम से वह कार्य सहजी संभव कर दिखाया जो जयपुर के राज दरबार के कूटनीतिज्ञों के लिए लगभग असाध्य बन चुका था। वो जानते हैं आपकी जीत करके आए थे तो रनिवास में चले गए नई रानी के साथ, और जबकि रानी की उम्र बहुत कम थी और बाहर नहीं निकले, तो बिहारी ने जो दोहा भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बधो आगे कौन हवाल। राजा तुरंत बाहर निकल आए थे जयसिंह जी। तो वो बात संत कुंभन दास ने संतन को कहा सीकरी सो काम, ये भी आपने सुना ही होगा और आपको मालूम होगा। कहकर अकबर को जिस तरह फटकारा था वह शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों के लिए भी अकल्पनीय था। सीधी सी बात, कोई अन्य होता तो शायद उसका सिर कलम कर दिया जाता। इसी प्रसंग में केशवदास का वह छंद भी देखा जा सकता है जिसने ओरछा की राजनर्तकी की बादशाह अकबर से रक्षा की थी, जो कि उसके सौंदर्य पर बुरी तरह रीझ कर उसे दिल्ली दरबार में ले आना चाहता था। और ये माना जा रहा था कि अगर वहाँ वो पहुँच गई तो अकबर शायद उसे अपनी रखैल बना लेगा। ओरछा के रण बाकुरों की पहनी तलवारें अपने सम्मिलित प्रयास से भी शायद ही ऐसा संभव कर दिखाती जो इस दोहे ने कर दिखाया। वो दुआ उसने भेजा था रवीना राय ने,
विनती राय प्रवीण की, सुनिए साह सुजान, जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान। सारी अभिव्यक्ति हो गई और अकबर भी समझ करके शांत रह गए। नंबर 3, साहित्य और समाज का संबंध। साहित्यकार आम आदमी की तरह ही एक सामाजिक प्राणी होता है और सामाजिक परिवेश से वह भी आम आदमी की तरह ही प्रभावित होता है, परंतु इसमें दो राय नहीं कि वह औरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील, कल्पनाशील और चिंतनशील होता है। फलतः समसामयिक परिवेश और घटनाक्रम से वह न केवल प्रभावित होता है बल्कि उनका बहुविध मूल्यांकन करता है और अपनी सोच के अनुसार अपनी राय भी प्रस्तुत करता है। इतना नहीं, वर्तमान को केंद्र में रखकर वो आगत की घोषणा तक कर देता है। यही कारण है कि उसे युग दृष्टा माने आने वाले कल को देखने वाला और युग स्रष्टा विसंगतियों के बीच नए परिवेश की कल्पना कर लोगों को आशावादी बनाए रखना कहकर सम्मानित किया जाता है। उक्त विशेषता के कारण ही किसी युग विशेष के साहित्य में उस युग का समूचा परिवेश मुखर होता है। इसीलिए जहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट घोषणा की है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसी आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रवृत्त्यात्मक इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ की। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, दो भाग। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, तथा आधुनिक काल सदृश परंपरागत नामकरण के साथ साथ वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल सदृश नामों का निर्धारण यही बताता कि समकालीन साहित्य परिवेश के विविध संदर्भ, समकालीन सामाजिक परिवेश के विविध संदर्भ उस काल में सृजित साहित्य में मुखर हो उठे हैं। इससे स्पष्ट है कि साहित्य और समाज में बहुत ही निकटवर्ती संबंध होता है। समाज यदि साहित्य को सृजन की सामग्री प्रदान करता है तो साहित्य उसे आत्मसात कर परिष्कृत स्वरूप में प्रस्तुत कर कालजयी बना देता है। सामाजिक परिवेश साहित्य में किस प्रकार मुखर होता है, निम्न दो उदाहरणों से सहज ही समझा जा सकता है। भक्ति काल में मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति निर्धारित किया गया था। इसी को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे पर लोक सवारा। लेकिन रीति काल में आकर जीवन संबंधी यह दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उन्मुक्त भोग विलास ही जीवन का मूल उद्देश्य बन गया। राज दरबारों में प्रभावी यह जीवन दर्शन राज दरबारों के संरक्षण में सृजित समूचे साहित्य में मुखर हुआ है। यथा मनुज रूप हो अवतर्यो, तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरिभजन अरु कामिनी संग भोग। अभी बात दूसरी है कि अंत में द्रव्य उपार्जन और कामिनी संग भोग विशिष्ट हो गया था रीति काल में, हरिभजन भक्ति काल तक ही सीमित होकर रह गया। आगे बढ़ा तो उसमें वो गंभीरता नहीं मिली। नंबर 4, साहित्य की सामाजिक उपदेयता। साहित्यकार साहित्य सृजन के निमित्त सामग्री समाज से अवश्य प्राप्त करता, किंतु वह उसे उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करता। किसी भी संदर्भ को ग्रहण करने के उपरांत वह अपने जीवन दर्शन के आधार पर उसके औचित्य अनुचित्य का मूल्यांकन करता है और फिर उचित का समर्थन तथा अनुचित का विरोध करते हुए अपनी रचना का सृजन करता है। वह करणीय संदर्भों का ज्ञान कराते हुए अकरणीय संदर्भों का निषेध भी करता है। इस प्रकार उसके साहित्य में आदर्श और यथार्थ दोनों ही संदर्भों का समन्वय मिलता है। तात्पर्य यह कि आदर्शवाद और यथार्थवाद साहित्य के दो छोर माने जा सकते हैं। इनमें कभी एक विशिष्ट हो उठता है तो कभी दूसरा, परंतु इनका समन्वित स्वरूप ही श्रेष्ठ साहित्य का नियंता बने। साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उसने आम आदमी के मध्य अपनी ऐसी पहचान बना लिया है कि उसमें प्रस्तुत संदर्भों पर गंभीरता से विचार ही नहीं करता, बल्कि बहुलांश में उन्हें सत्य भी मान लेता है। यही कारण है कि साहित्यकार वह कार्य सहज ही संपन्न कर
डालते हैं जो राजनेता या उपदेशक के बस की बात नहीं होते। इससे भी विशिष्ट तथ्य यह है कि साहित्य उपलब्धियों के शीर्ष पर आरूढ़ होने वाले इंसान को यदि हैवान बनने से बचाता है तो निराशा या हताशा के क्षणों में आशा का दीप प्रज्वलित कर उसकी जिजीविषा की रक्षा भी करता है। विगत की जाति या राष्ट्रीय उपलब्धियाँ यहाँ सहज ही मुखर उठती हैं और अतीत का गौरवगान मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की निम्न पंक्तियों को भारतवासी क्या कभी भूल सकेंगे, जिन्होंने न जाने कितनों को शहादत की प्रेरणा देकर ब्रिटानी हुकूमत की नींव हिला दी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी प्रसंग में यह तथ्य भी उल्लेखनीय कि साहित्यकार साहस, शौर्य और निडरता की प्रतिमूर्ति भी होता है। जब तानाशाह शासकों के द्वारा दमन एवं शोषण के कारनामों का संपादन होता है तब प्रायः साहित्यकार ही उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाता है। संत कबीर, स्वामी प्राणनाथ, कुंभनदास पांडे, बेचन शर्मा, प्रेमचंद निराला, मुक्तिबोध, बाबा नागार्जुन, दुष्यंत कुमार के साथ साथ विश्व फलक पर अरस्तु और प्लेटो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, फैज़ अहमद फैज़ जैसे असंख्य साहित्यकारों का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है। साहित्यकार अपनी इस भूमिका में जिसमें उसे अपनी शहादत तक देनी पड़ी है, समाज का जो उपकार करता है समाज उससे कभी भी ऋणी नहीं हो सकता। नंबर 5 उपसंहार। वस्तुतः साहित्य मनुष्य की विशिष्टतम रागात्मक अनुभूति के रूप में सृजित होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसका चिंतन समष्टिवादी होता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य अनुचित कार्य तभी करता है जब उसका चिंतन पूरी तरह व्यष्टिवादी बन जाता है। इसके चलते वह स्वार्थी, अनैतिक एवं क्रूर कर्मा बनता है। लेकिन साहित्य के संपर्क से उसे अपनी न्यूनताओं का ज्ञान सहज ही हो जाता है। इस कारण वह इनमें सुधार का यत्न करता है। यही कारण है कि साहित्य को मानव चरित्र का परिष्कर्ता भी कहा जाता है। अपनी व्यापकता में वह व्यक्ति ही नहीं जाति, समाज और राष्ट्र या समूची मानवता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कवि को मनीषी ही नहीं भाग्य विधाता भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। दर्पण का कार्य यथास्थिति का ज्ञान करा देना है, लेकिन यह ध्यान भी रखना चाहिए कि यदि हमारे स्वरूप या वेश विन्यास में कोई कमी होती तो दर्पण हमें इसकी सूचना भी देता है। फलतः हम उसी के माध्यम से अपनी न्यूनताओं का परिष्कार कर लेते हैं। साहित्य भी व्यक्ति और समाज के संदर्भ में ऐसा ही आचरण करता है, अतः उसे समाज का दर्पण कहा जाना अनुचित नहीं। उसमें समकालीन परिवेश की झांकी मिलती है। इस कारण कुछ विद्वानों की मान्यता ये भी है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में गूंगे इतिहास का मुखर सहोदर भी होता है। तो मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस विषय पर एक निबंध लेख के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि इस महत्वपूर्ण निबंध के लिए आपको इससे कुछ सहूलियत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो मेरे श्रम की ये सार्थकता होगी। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सूचना दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।